चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मोलरिटी से रिलेटेड है, नो डाउट। कैसे पता किया क्वेश्चन मोलरिटी से रिलेटेड है? इस कैपिटल एम से, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब जरा गौर से समझिए, हमारे पास में मोल्स नहीं है भाई, क्योंकि वॉल्यूम तो ठीक है, दे रखा है इन्होंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपको क्या है, वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है, और इन्होंने क्या पूछा है, ग्राम पूछा है। तो देखो थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे? अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ऐसा ही है कुछ, मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास यूज करेंगे, मास कैलकुलेट करना है, मोल वगैरह कुछ गिवन है, वॉल्यूम वगैरह कुछ गिवन है। मतलब आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई है कि ये क्वेश्चन जरूर मोलरिटी से और मोल से रिलेट करता है, क्योंकि हमें क्या होता है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, तो हमें ऐसा लगता है, हमें क्या इजीली आइडिया हो जाता है कि हाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट से ही कोई क्वेश्चन होगा। लेकिन ओवरऑल पेपर जब आता है ना, तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो आप रिलेट करना सीखिए न्यूमेरिकल्स को। तो कभी भी ऐसा हो, कैपिटल एम आ जाए और ग्राम वगैरह पूछे, वॉल्यूम वगैरह दें, तो आप इन तीनों में रिलेशन चेक करना कि ये कहां पर होता है। ऐसा रिलेशन मोलरिटी के फॉर्मूले में होता है। अब देखिएगा भाई, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले मोल पता कर लेते हैं। तो देखना, आपको एक चीज पता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था, जैसे ये NaOH है ना, इसका मास देख लेते हैं कितना है, 23 प्लस 16 प्लस 1 मतलब 40, 40 ग्राम ऑफ NaOH। बताओ किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ NaOH। सही बात है, ऐसा हम बहुत बार लिख चुके हैं, ग्राम को मोल की इक्वल कर दिया, इज इक्वल टू Na। बहुत सही बात है, इज इक्वल टू, बताओ मैं आप लोगों से 22.4 लीटर ऑफ NaOH। या फिर मैंने कहा था कि अगर वो लीटर ना दे एग्जामिनर, तो आपको क्या करना होता है, आपको लेना होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH। ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए भाई प्लीज, क्योंकि इस पे आप फोकस करेंगे तो ही क्वेश्चन हो पाएगा। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये NaOH। तो ये लैंग्वेज आप फॉर्म कर लेंगे। अब सुनिएगा जरा, यहां पर आप लोगों को क्या बोला गया है, यहां पर देखो हम लोग मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मोलरिटी का मतलब आपको कल बताया था, मोल अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मैंने कहा था अगर वॉल्यूम कुछ भी ना दे तो हम 1 लीटर के अंदर कंसिडर करते हैं, 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लिखेंगे, पहले भी कन्वर्जन में बता चुका हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनना जरा गौर से, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 कैपिटल M NaOH कंटेन, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपकी मोलरिटी है 0.15, ठीक है। NaOH कंटेन कितने मोल इन्होंने दिए हैं हम लोगों को, कितने मोल होगा कोई बता सकता है? 0.15 मोल। क्यों? क्योंकि देखो भाई, खुद से सोचो आप, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, हमारा फॉर्मूला है मोल अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं, 1 लीटर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब 1000 कंसिडर कर रहे हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल है, 0.15। ये मोल उन लोगों ने हमें दिया है। तो देखो भाई, अब जरा गौर से समझना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट कर सकते हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल होंगे, चेक कर लेते हैं। ये लैंग्वेज ऐसी पूरी एज इट इज होगी, और 1 के अंदर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे 1 अपॉन 0.15 कितना है, 1 अपॉन 0.15, ठीक है। तो बताइए जरा, 100 सेंटीमीटर क्यूब में आप कैलकुलेट कर लेंगे इसे इजीली? ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, ये ऊपर आएगा ना 0.15 अपॉन 1000, और 100 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कैसे होगा, 0.15 अपॉन 1000 इंटू 10⁻23, मतलब 10⁻, कितना ये 3, क्योंकि 3 क्यों है, एक मिनट इसको वापस लिखता हूं मैं ना। यहां तक तो क्लियर हो गया ना, या स्पेस नहीं है थोड़ा सा? यहां तक तो क्लियर है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH 1 मोल की इक्वल है,
और ये अगर सेंटीमीटर क्यूब में हमें लिखना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, इसका सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अब देखना क्या है सॉल्यूशन। आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मोल कंटेन हो रहा है, 0.15 मोल। ये हम लोगों को पता है, ठीक है। आपको सर कैसे पता, देखो ये किसके इक्वल है, 1 लीटर के इक्वल है। और मोल मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, कैसे, हमने पढ़ा मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.15, ठीक है। 1 लीटर बोल रहे हैं, 1 लीटर बोला है मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोला है। तो क्या करना है, इसको इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0.15। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.15 मोल प्रेजेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसको तो मोल कितना हो गया 0.5, 0.15, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अच्छा 1 लीटर बोलो या फिर कितना बोल दो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने मोल प्रेजेंट है। अच्छा मैंने ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर क्यूब ही गिवन था, अदरवाइज मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेता। अब देखिए भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मोल है, ठीक है। तो एक एक के अंदर पता कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर आपको पता करना है तो आप इसको बेसिकली लिख लेंगे 0.15 अपॉन 1000, ठीक है। और अब आपको पता कितने में करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये होगा 0.15 अपॉन 1000 इंटू कितना 100, 100 के लिए पता करना है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये इस तरीके से रिमूव हो जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 0.015 कैपिटल, यानी मोल हो गया, स्मॉल एम। ये तो मोल आ गया है। आप लोगों को क्या पता करना है, आपको मास पता करना है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला हो गया, अगर आपको पता करना है मास तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। मोल आप लोगों को गिवन है 0.015, मास कैलकुलेट करना है, और मोलर मास इसका कितना होता है 40 ग्राम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास, इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.015 इंटू 40, 0 अप्रोक्स 0.6 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या था, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखना था, उसमें इतना मोल प्रेजेंट है ना, 1000 में 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड कर दिया तो 100 में निकाल लिया, इतना कर दिया। और फिर हम लोगों को मास कैलकुलेट करना था, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास से हमने मास कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट कर लेना भाई एक बार। अगर लीटर के लिए बात करता तो हम 1 लीटर लिखते, बट इसने 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 सेंटीमीटर की बात की है, तो हम 1000 वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर के अंदर आपका प्रेजेंट होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, a solution of oxalic acid, a solution of oxalic acid, ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा आज के बाद से, ऑक्जेलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉपी के टॉप पे लिखना, COOH, COOH, ठीक है। और साथ में इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 होते हैं। ये फॉर्मूला ऑक्जेलिक एसिड है। बेसिकली ये ना आप लोगों के टोमेटो वगैरह में मिलता है ना ऑक्जेलिक एसिड, लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube of the solution. Calculate molarity. Calculate molarity. ठीक है। अब देखो मोलरिटी कैलकुलेट करना है,
फिर से आपको रिलेट करना पड़ेगा मोल से और अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। मोल और आप लोगों को वॉल्यूम से रिलेट करना है, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो सबसे पहले तो आप इसको चेंज कर देना, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम लीटर में, मतलब आपको वॉल्यूम तो डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पर है ना ग्राम गिवन है, मतलब मोल कभी भी नहीं देगा वो आप लोगों को। तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट कर लें। मोल इज इक्वल टू 0.63 मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 और 1, फिर उसको ट्वाइस कर देना और फिर ये 36 प्लस कर देना। ये 36 कैसे हुआ, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास है वो 18 होता है, तो 2 का 36 होगा, ठीक है। 36 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16 16 32, यानी 44 प्लस 41, ठीक है। इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लें और इसको क्या कर देना आप लोग, ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस क्यों करेंगे, ट्वाइस इसको करना है सिर्फ, क्यों, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 126 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोल आ गया आपके पास में। अब आपको क्या करना है, ये मोल यहाँ पर पुट कर देना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल है 0.63 अपॉन 126 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और आपको इसे चेंज करना है किसमें, लीटर में। तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया था। 250 इंटू क्या होगा, 250, देखो इधर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू द 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बात है क्या। ये रिलेशन हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका लीटर चेंज कर लोगे तो 250 का 2.25 लीटर हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो उससे आप लोगों की मोलरिटी आ जाएगी। नहीं कर देता हूँ, पॉइंट हटा दें, ऊपर 0 और नीचे 2 0 हो जाएंगे इस टाइप से। 2 0 से 2 0 काट देना, 1 0 से 1 0 कटेगा। 63 अपॉन 126 इंटू 25, है ना। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेशन तो आप इजीली कर लेंगे, है ना। तो आप इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, मोल आपको कैलकुलेट करना है। मोल कैसे कैलकुलेट होंगे, मास अपॉन मोलर मास से, और वॉल्यूम लीटर में गिवन होता है, मतलब लेना है। गिवन उन्होंने किस में कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब में। इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना। इसका आंसर अप्रोक्स 0.02 मोल पर लीटर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, देखो हमने स्टार्टिंग में मास परसेंटेज पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्ट्रेंथ पढ़ी थी, मोलरिटी, मोलिलिटी। अभी हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या करना है, इसके अंदर एक कंटेनर है मेरे पास में, इसमें सॉल्यूट होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, और एक है सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट, वाटर ले लेते हैं, ये सॉल्वेंट है। अब सुनिएगा, जो सॉल्वेंट है ना, इस सॉल्वेंट को मैं ए सॉल्वेंट कर लेते हैं और इसे बी कर देते हैं, ऐसे ही लेटर्स है ना। तो क्या हो गया, ए सॉल्वेंट है, इसके मोल को मैं Na लिख देता हूं, ठीक है। और बी जो सॉल्यूट है, इसको मैंने लिख दिया Nb। इसके जो मोल है, सॉरी, है ना, इसके मोल को Nb लिख दिया, इसके मोल को हमने Na लिख दिया। सिंपल सा है। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से लिखते हैं जनरली। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपॉन तो होना ही है, लेकिन मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा, एक्स बी क्या होगा, मोल ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। तो ये बिल्कुल सा नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है, जिसके मोल मोल फ्रैक्शन पता करने होते हैं, उसका मोल ऊपर रखना और अपॉन टोटल मोल कर देना। जिसके मोल फ्रैक्शन पता करने हैं, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो 1 लाइन डेफिनेशन है, इसको हम नोट कर लेते हैं। लिखना जरा डेफिनेशन की फॉर्म में से, फिर इसको हम लोग वापस से फॉर्मूला लिखेंगे। लिखना, मोल इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the, it is defined as the
as the mole of that component, जिसके पता करना है, component divided by the total number of moles. डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर हम डायग्राम की फॉर्म में इसको लिखेंगे, डॉट डॉट तो मैं सॉल्वेंट बनाता हूं, ये बिल्कुल, और ये इस टाइप से, तो इसको मैंने बोला है सॉल्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं बी, और ये जो है ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैंने ले लिया ए। तो ए जो सॉल्वेंट है उसके मोल Na है, और इसको हम बोलते हैं Nb। तो मुझे एक्स ए फॉर्म करना है, बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, एक्स ए का मतलब मोल ऑफ Na, ए के मोल अपॉन टोटल मोल, एक्स बी Nb अपॉन Na प्लस Nb, इसको नोट कर लें। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिख लेना, ऑलवेज एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 आएगा, है ना, यूनिटी होती है इसकी वैल्यू, एक यूनिट होती है। जब भी आंसर चेक करना हो आप लोगों को, आप दोनों को प्लस करोगे तो हमेशा 1 आएगा। या फिर एक काम करना, एक्स ए जब कैलकुलेट हो जाएगा तो एक्स बी के लिए आपको 1 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है, आपको ये पूरी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि मोल से मोल क्रॉस हो गया, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो ये यूनिटलेस है, ठीक है। एक नॉर्मेलिटी और पढ़ते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये मोल फ्रैक्शन है। देखो नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको उल्टे तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है, नॉर्मेलिटी को। देखो सबसे पहले एक चीज देखना, मैं आपको दो वर्ड सिखा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है बेसिसिटी, और एक मैं पढ़ाऊंगा आपको एसिडिटी, है ना। तो सबसे पहले बेसिसिटी देखते हैं। तो जरा गौर से समझना, ये H2SO4 है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 एक एसिड है, एसिड है मतलब यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा, और यहाँ पर 2 लिखा है मतलब ये 2H प्लस रिलीज करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। जैसे मैं HCl लिखूं, ये कितना H प्लस रिलीज करेगा, 1H प्लस रिलीज करेगा। H3PO4 फोस्फोरस एसिड, तो यहाँ पर ये 3H प्लस रिलीज करेगा। तो ये रिलीज तो करेगा, लेकिन इन H प्लस का फ्यूचर क्या है, ये 3H प्लस है। इनका फ्यूचर ये होता है कि ये रिलीज कब करता है, जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं ना। तो क्या होता है, वाटर से ये OH ले लेते हैं, ये OH माइनस ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक H प्लस है, इसको कितने OH की रिक्वायरमेंट होगी, 1 OH की, क्योंकि एक H और एक OH मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2H प्लस है, तो यहाँ पे आपको 2OH माइनस लेने पड़े होंगे, तब जाके आपको 2H2O मिलेंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे वाटर के। यहाँ पर OH का नंबर कितना होगा, 3 होंगे, 3H प्लस, तब जाके H2O बनेगा। मतलब आपको तो इतना सा याद रखना है कि किसी एसिड के अंदर कितने OH रिक्वायर्ड होंगे उस H प्लस को रिप्लेस करने के लिए। जो पर्टिकुलर एसिड में कितने H प्लस हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको कितने OH लगेंगे। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट उल्टा है। तो हमने यहाँ पर बेसिसिटी इसका कितना कैलकुलेट किया, 1। इसकी HCl की बेसिसिटी कितना बोलेंगे, 1। ध्यान रखना, बेसिसिटी एसिड के लिए कैलकुलेट होती है। कोई एसिड आपको देंगे और उस एसिड के अंदर आपसे पूछेंगे कि इसकी बेसिसिटी बताइए, मतलब न्यूमेरिकली यूज होगा। तो एसिड की बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, कितना H प्लस है वो देख लेते हैं, क्योंकि जितने H प्लस होंगे उतने ही हमें OH माइनस लगेंगे। वो OH उस H प्लस को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एक लाइन अगर लिखें, कभी रिवीजन के लिए आप पढ़े तो आपको याद आ जाए। बेसिसिटी का मतलब हो गया, इट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H plus ion present in one molecule of acid.
1 molecule of acid. It is the number of displaceable H plus ion present in 1 molecule of acid. ठीक है, कितने H प्लस डिस्प्लेस हो सकते हैं? तो H प्लस को डिस्प्लेस कौन करता है? OH माइनस करता है, इसीलिए हमने इसको बेसिसिटी वर्ड यूज किया है। तो ध्यान रखना, एसिड के लिए हमेशा बेसिसिटी वर्ड यूज होगा। HCl एक एसिड है, इस एसिड में कितने H प्लस डिस्प्लेसेबल है? 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? बेसिसिटी इसकी 1 होगी। H2SO4 में कितने H प्लस डिस्प्लेस हो सकते हैं? 2, तो इसकी बेसिसिटी भी 2 होगी। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H प्लस कितना है? 1, तो बेसिसिटी कितना हो गया? 1। H3PO4 कितने H प्लस हैं? 3, तो बेसिसिटी हो गई 3। ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन होती है, ये पता होना चाहिए। ऐसे ही पूछ लूं मैं आपसे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसमें कितने H प्लस हैं? 2, तो इसकी बेसिसिटी भी हो जाएगी 2। इस तरीके से आपको डिफाइन करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एसिडिटी, तो इसको उल्टा कर देंगे। एसिडिटी के लिए लिख लेना, इट इज द नंबर ऑफ displaceable OH minus ion present in a base या present in one molecule of base। तो बोला क्यों ऐसा उल्टा? क्योंकि एसिड लगता है उसमें, है ना, बेस है। मैंने सपोज करो मैंने लिखा NaOH, ये बेस है। बताओ इसमें डिस्प्लेसेबल OH कितने हैं? 1 है, तो पता है एक H प्लस चाहिए इसको, इसलिए हम इसको एसिडिटी बोल देते हैं, क्योंकि H प्लस रिक्वायर्ड होता है इसको डिस्प्लेस करने के लिए। तो 1 हो गया इसका एसिडिटी, ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर OH का नंबर कितना है? 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2। ये बेस है, बेस के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिडिटी, और एसिड के लिए बेसिसिटी, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी पता कर सकते हो आप। MgOH होल ट्वाइस 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर OH का नंबर कितना है? 3, तो बेसिक एसिडिटी कितनी होगी इसकी? 3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई पूछे आपसे KOH का एसिडिटी बताओ, तो एक OH है ना, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो सबसे पहले हमने एसिडिटी और बेसिक जो नेचर है, बेसिसिटी, इन दोनों का कंसेप्ट सीख लिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये नॉर्मेलिटी है ना उल्टा पढ़ा रहा हूँ, मतलब जनरली तो क्या होता है हम ऊपर से नीचे चलते हैं, या मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है, कुछ पता चलेगा। तो पहले पता चला हमें एसिडिटी और बेसिसिटी, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास आप लोग भी लिखना कॉपी में। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो बहुत आसान है। इक्विवेलेंट मास हमें क्या करना है? देखो इक्विवेलेंट मास किसी का भी निकाल सकते हैं, एसिड का भी, बेस का भी और सॉल्ट का भी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास, है ना, या मोलर मास बोल दो, मोलर मास, जिसका भी हमें कैलकुलेट करना है। अगर एसिड का करना है तो मोलर मास ऑफ एसिड, बेस का करना है तो मोलर मास ऑफ बेस, ठीक है। और यहां पर हम लिखते हैं एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल से इसको क्वेश्चन करता हूं, मैं बोल रहा हूं 9.8, या ऐसा कर दो H2SO4 इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। ये क्वेश्चन है हमारा, छोटा सा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होता है? मोलिकुलर मास लेना होता है हमको, और हमें देखना होता है, अब देखो आप खुद समझदार हैं, ये एसिड है ना, एसिड है तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? बेसिसिटी। और हम बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ H प्लस आयन या डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन। तो देखो इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेता हूँ, H2SO4 2 into 1 प्लस, मैंने पहले भी कहा था, आप डायरेक्ट याद रखना इसको, 32 प्लस 16 into 4 98, तो 98 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। अच्छा,
दूसरा बोला है नीचे अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। तो एसिड है तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे यहाँ, बेसिसिटी, वो कितना होगा 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया भाई 49। इस तरीके से सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इक्विवेलेंट मास। ठीक है, नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रट लें आप लोग, मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑब्लिक बेसिसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड टर्म ये लिख देता हूं। सेकंड टर्म हम लोगों को कैलकुलेट करना है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं ना, उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। कई बुक्स में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एक ही बात। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये अभी आपने जो कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट मास। तो आपको समझ में आ गया पहले मैंने इक्विवेलेंट मास क्यों पढ़ाया है, क्योंकि ये पहले जरूरत होती है इसकी ना। तो इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर दो आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये दो कंसेप्ट आपको आने चाहिए। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एसिडिटी ऑब्लिक बेसिसिटी। अब हम अपने टर्म पे आते हैं भाई, किस पे, नॉर्मेलिटी। बहुत आसान है, अब आपको समझ में आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूट का मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास हमें यहां से पता करना होगा। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा ऊपर ही आएगा ध्यान रखना, अपॉन वही जो मोलरिटी में होता था, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको लर्न होना चाहिए डायरेक्ट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर बोलो या डेसीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। नॉर्मेलिटी में आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, और इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें बहुत सारी नॉलेज चेक करते हैं वो आप लोगों की। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का बेसिक फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या ऐसा भी बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो ठीक है, बट ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो आपके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। फिर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन होगा ऑलवेज, आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, और इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है मोलर मास अपॉन एसिडिटी अपॉन ऑब्लिक बेसिस। अब इस पे न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जाता है देखना, अभी मैं करवाता हूँ इसका न्यूमेरिकल, इसको आप नोट कर लें और फॉर्मूला प्लीज रिवाइज कर लें। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं ना, देखो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाया था अभी ऑक्जेलिक एसिड वाला, उसमें आप है ना बी पार्ट करके लिख लो नॉर्मेलिटी, हम उसी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जो अभी ऑक्जेलिक एसिड का क्वेश्चन करा ना, ऑक्जेलिक एसिड जिसने मोलरिटी कैलकुलेट की थी, ठीक है, जिसके फिगर आपको ये मिले थे 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम था, और ग्राम कितना था, ऑक्जेलिक एसिड का मास जो है वो गिवन है आप लोगों को 0.63 ग्राम। इस क्वेश्चन में सेकंड बी ऑप्शन डाल के लिख दो नॉर्मेलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको है ना क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लो, इक्विवेलेंट मास एक मैं बता देता हूं फिर आप करना। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी समझाया था मैंने। मोलर मास, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, मोलर मास अपॉन, देखो अब ये एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ फॉर्मूले में आप बेसिसिटी वर्ड यूज करना। ठीक है, तो मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया था 126, ठीक है, अपॉन बेसिसिटी, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला भी बताया मैंने, COOH COOH और 2 मोल ऑफ H2O। तो बताओ H प्लस कितने हैं यहाँ, 2H प्लस है, तो यहाँ पर आप लोगों की बेसिसिटी कितनी हो गई 2, तो ये आंसर हो गया आप लोगों का 63। ठीक है, ये 63 हो गया। अब ध्यान रखिएगा भाई इसको, अब आपको क्या करना है, इतना तो समझ में आ गया। अब आप एक काम करो, आप लोग है ना वो पता कर लो ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे पता करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पता होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट
अभी लिखवाया था मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। एक बार फिर से फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद हो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, ये रहा 0.63 अपॉन इक्विवेलेंट मास आपने कैलकुलेट कर लिया 63। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन आप कर ही लेते हो, 1/100 मतलब ये हो गया 0.01। ठीक है। अच्छा यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर ग्राम है और नीचे क्या है, इक्विवेलेंट। यूनिट आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, ये सॉरी क्या आ गए, ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में, आप इसे चेंज कर लेना 0.250 लीटर। इसको कैलकुलेट कर ले, 0.20 तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.04। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ये आंसर है इसका। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को उल्टा स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं पता। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी बताया मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, दोनों एक ही बात है। एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन होती है और बेसिसिटी के बेस के लिए एसिडिटी डिफाइन होती है। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी ना इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके लिए बेसिकली यहाँ पे पता है, आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी है भाई, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लोगे। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। मास परसेंटेज हमने पढ़ा, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी लिख सकते हो, ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यानी वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में गिवन होगा, और आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा ही पढ़ा था। अब देखो ये वाली चीज चेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना, बाकी ये चीज वापस से रिपीट होगी। तो मोलरिटी में क्या होगा, नीचे वाला सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर सेम है, ग्राम ग्राम जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो गए, मोल में। ठीक बात है। अभी मैंने नॉर्मेलिटी पढ़ाई आप लोगों को, नॉर्मेलिटी में क्या होगा, ये वाली चीज सेम है, ये तीनों चीजें रिलेट करके याद रखो। ऊपर चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अभी पढ़ा हम लोगों ने, मोलर मास, और नीचे क्या होगा आप लोगों का, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो ये तीनों टर्म एक जैसी ही लगती हैं, बस यहाँ ग्राम है, यहाँ मोल है, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट है, और नीचे तीनों में सेम है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट, ये तीन कंसेप्ट। फिर हमने पढ़ा स्मॉल एम, मोलैलिटी। देखो ऊपर की चीज सेम है, जो मोलैरिटी में होती है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे चेंज हो गया। नीचे क्या आता है यहाँ पे, यहाँ बहुत स्टार मैंने बताया था याद रखने के लिए, यहाँ पे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट है भाई, फर्स्ट टाइम सॉल्वेंट से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन में, ठीक है, तो इसको याद रखना, इन केजी। और लास्ट हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, एक्स ए, और एक्स बी हो गया एन ए, एन बी सॉरी, एन ए प्लस एन बी। और इनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 यूनिट ही होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा अब एक लास्ट एक टॉपिक और बचा है, पीपीएम। आपने सुना होगा कहीं कहीं, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिखते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। ठीक है, लिखना जरा पीपीएम लास्ट। पीपीएम जनरली पूछते नहीं है, बट सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। लिखना पार्ट्स पर मिलियन। देखो क्या होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है, जैसे हमारे इंडिया इधर जयपुर में क्या होता है, बीसलपुर का पानी आता है,
तो बीसलपुर का जो पानी है उसमें कितना आप देख रहे हैं, कितना बहुत अमाउंट में पानी सप्लाई हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन एज अ इंसेक्टिसाइड डालते हैं ना, ताकि वो उसके जर्म्स को फ्री कर दे, है ना, वाटर के जर्म्स फ्री हो जाए उसमें। तो वो एक प्यूरिफाई का एक प्रोसीजर है। तो क्लोरीन का जो अमाउंट है ना, वो हम किस में लिखते हैं, वो पीपीएम में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको एक जरा सा लिख लेना, एक लैंग्वेज थोड़ा, ताकि कभी पढ़ो तो याद रहे। द कंसंट्रेशन, अच्छा एक चीज और याद रखना भाई, कॉपी के टॉप पे लिखना कंसंट्रेशन, कॉपी के टॉप पे जो ब्लैंक पेज आता है ना, वहां लिखना कंसंट्रेशन को हम लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर। इसका मतलब ये मोलरिटी ही होता है, क्योंकि आपने मोलरिटी में भी तो यही पढ़ा था, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ध्यान रखना भाई, इसका लार्ज ब्रैकेट सिंबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो आप समझ जाना कि इसकी बात चल रही है इसके मोल की और इसके लीटर की, मतलब कंसंट्रेशन मोलरिटी होता है, ध्यान रखना। ये टॉप पे लिख लेना, बार बार यूज हो गए तो लिखना द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट। अच्छा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पता है ना, डाइल्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी मिला देना किसी चीज में, ना, डाइल्यूट कर देना। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट्स बाय मास। इसका मतलब आपको याद नहीं रखना, सिर्फ मैं एक लैंग्वेज बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है इसे। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब समझें, जैसे क्लोरीन, मैंने बोला कि इतने बड़े वाटर अमाउंट के अंदर हमने कुछ ड्रॉप्स क्लोरीन की डाली है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पीपीएम को, उसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ ए इसको ले लेते हैं, मतलब पीपीएम किसके लिए पता कर रहे हैं, ए के लिए पता कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन ए या क्लोरीन है सपोज करो, मास ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा मिलियन है ना, मिलियन कितना होता है, 10⁻⁶। तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ये फॉर्मूला है पीपीएम का, याद रखिएगा इसको। फॉर्मूलेज आप एक पेज पे लिखें और उसे डेली रिवाइज करें, आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, कभी रेयरली पूछ लेते हैं कई बार, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। नेक्स्ट रिलेशन देखिएगा भाई, एक रिलेशन और लिखे यहाँ पे, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एसिडिटी, ठीक है। ये नेक्स्ट रिलेशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज इक्वल्स टू, देखो क्या किया, यहाँ बेस था तो एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मोलरिटी को आप लोग, एसिड है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, SIT बाय बेसिसिटी। तो ये दो रिलेशन और याद रखना है आपको, एक बार जेई में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है भाई, ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड के लिए आप लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देखो भाई, मोलरिटी तो यहाँ आना है, दोनों में कॉमन है। अगर एसिड की बात करते हैं तो बेसिसिटी आता है, और बेस के लिए बात करते हैं तो एसिडिटी आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ी हम लोगों ने। चलो, यहां तक हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे, इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, ओके।